हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो कि 26 और 27 अक्टूबर को होने वाला है, उसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री का आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। 8 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है ए नागालैंड में, ऑप्शन बी त्रिपुरा में, ऑप्शन सी मणिपुर में और ऑप्शन डी मिजोरम में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मणिपुर में। जिया तरंग आंदोलन शुरू किया गया था मणिपुर में रानी गेडिनल्यू के द्वारा। इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध नागाओं को इकट्ठा किया था और एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू 1937 में असम गए थे, तब उन्होंने इनकी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर, यानी रानी गैडिनल्यू जो थी उनकी गतिविधियों से प्रभावित होकर उन्हें नागाओं की रानी कहा था। तो ध्यान रखिएगा, जिया तरंग आंदोलन हुआ था मणिपुर में रानी गैडिनल्यू के नेतृत्व में। रानी गैडिनल्यू के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है ए कानपुर में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी इलाहाबाद में और ऑप्शन डी लाहौर में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी और ये की गई थी चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। दरअसल 1924 में कानपुर में सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, जिसका नाम बदलकर बाद में 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा कर दिया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इससे पहले ये था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका नाम था पहले। 1924 में इसकी स्थापना हुई थी और कहाँ हुई थी? कानपुर में, सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता यानी कि फादर ऑफ द नेशन कहा था? गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज रेडियो पर बोलते हुए उन्होंने कहा था कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। आज तबीयत थोड़ी खराब है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आवाज़ में, उसे मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन है ए अफगानिस्तान में, ऑप्शन बी बर्मा में, ऑप्शन सी इंग्लैंड में, ऑप्शन सी अमेरिका में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की गई थी और इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में ही था। तो ध्यान रखिएगा, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इस पार्टी के अध्यक्ष थे सोहन सिंह। ये भी ध्यान रखिएगा, गदर पार्टी के अध्यक्ष थे सोहन सिंह और इन्होंने गदर पत्रिका भी निकाली थी। लाला हरदयाल ने एक गदर पत्रिका भी निकाली थी जिसके नाम पर इस पार्टी का नाम रखा गया था गदर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को काल अनुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी हमें इन आंदोलन को उनके सही कालक्रम के अनुसार लगाना है। ए है हमारा असहयोग आंदोलन, हुआ था 1920 में। बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 में हुआ था। सी है खिलाफत आंदोलन, 1919 में हुआ था और डी है भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में हुआ था। तो सभी आंदोलन की डेट आप याद रखिएगा, आपसे इस प्रकार पूछा जा सकता है।
तो सबसे पहले हुआ था हमारा खिलाफत आंदोलन, सबसे पहले आएगा हमारा 3, और सबसे पहले 3 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। हमारा सही आंसर है 3, 1, 2, 4। सबसे पहले हुआ खिलाफत आंदोलन 1919 में, उसके बाद असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? वो कौन से ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? नंबर 1 है जनरल जॉन निकोलसन, जनरल जॉन निकलसन। नंबर 2 है जनरल नील। नंबर 3 है मेजर जनरल हैवलॉक, और नंबर 4 है सर हेनरी लॉरेंस। जो जनरल जॉन निकोलसन थे उनकी मृत्यु हुई थी दिल्ली में, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी। 1857 के विद्रोह को दबाते समय जनरल जॉन निकलसन की मृत्यु दिल्ली में हुई थी, तो ए तो हमारे आंसर में नहीं होगा। जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, इन तीनों की मृत्यु लखनऊ में हुई थी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 और 4 बिल्कुल सही है, यानी कि जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, ये इन तीनों की मृत्यु लखनऊ में हुई थी। इन तीनों अधिकारियों ने अपना जीवन लखनऊ में खोया था, जबकि जनरल जॉन निकलसन ने दिल्ली में अपना जीवन खोया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी सर जॉन शोर, और ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त, जिसे जमींदारी, जागीरदारी, इस्तमरारी आदि बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है, ये प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में 1793 में। इसमें जमींदारों को एक निश्चित रकम अंग्रेजों को जमा करनी होती थी। भू राजस्व का लगभग 10/11 भाग अंग्रेजों को देना होता था, और 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना होता था। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जमींदारों को वसूले गए राजस्व का 10/11 भाग जमा करना होता था, और 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना होता था। इसमें सूर्यास्त का नियम काम करता था कि अगर जमींदार उस दिन सूर्यास्त तक अपना भू राजस्व, जो भी उसका लगान है, वो जमा नहीं करता है, तो उसकी जमींदारी भी छीन ली जाती थी, और इसीलिए जमींदार इतने कठोर हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी आचार्य JB कृपलानी, और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य JB कृपलानी। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। कांग्रेस के इस दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। उसके बाद फिर उन्होंने नवंबर 1947 में इस्तीफा भी दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड मैकाले संबंधित है। ऑप्शन है ए सेना के सुधार से, ऑप्शन बी सती प्रथा की समाप्ति से, ऑप्शन सी अंग्रेजी शिक्षा से, और ऑप्शन डी स्थायी बंदोबस्त से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी शिक्षा से। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। मैकाले कमेटी बनी थी, इस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ही अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम माना गया था। इन्होंने पश्चिमी शिक्षा के लिए अंग्रेजी को बढ़ावा दिया था। इनकी सिफारिश पर ही अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। नंबर ए है हमारा अमृतसर घटना। अमृतसर घटना यानी कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो अमृतसर घटना हुई थी 1919 में। बी है हमारा चोरी चोरा घटना, ये हुई थी 4 फरवरी 1922 को। चोरी चोरा घटना हुई थी 1922 में। सी है चंपारण आंदोलन, ये हुआ था 1917 में। और डी है हमारा मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह हमारा हुआ था 1921 में। तो हमारा सही आंसर होगा, सबसे पहले हुआ था सी, उसके बाद होता है 1919 में अमृतसर घटना यानी सी के बाद ए, उसके बाद होता है मोपला विद्रोह CADB। हमारा सही आंसर है CADB, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। सबसे पहले घटना होती है
चंपारण आंदोलन 1917 में, उसके बाद मोपला विद्रोह, उसके बाद होता है अमृतसर घटना 1919 में, उसके बाद मोपला विद्रोह 1921 में, और फिर चौरी चौरा घटना होती है 1922 में। प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगा? ऑप्शन है ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, और ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने ही कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा। दरअसल जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उसका विरोध करते समय, जब साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था, तो लाला लाजपत राय की पुलिस ने बर्बरता के साथ पिटाई की थी, जिसमें इन्हें गंभीर चोटें आई थी और इनकी मृत्यु हो गई थी। तभी उन्होंने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी और शेर पंजाब भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ए सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन बी सर मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी सर आगा खान, और ऑप्शन डी नवाब सलीमुल्ला खान। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी नवाब सलीमुल्ला खान। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 30 दिसंबर 1906 को। 30 दिसंबर 1906 में ढाका में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन के दौरान ढाका के नवाब सलीमुल्ला खान के द्वारा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन है ए अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। दरअसल सुभाष चंद्र बोस ने फरवरी 1918 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, 1918 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। इस त्रिपुरी अधिवेशन में भी सुभाष चंद्र बोस को ही अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन महात्मा गांधी के साथ मतभेद के चलते सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया। इनके त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फिर अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाजपत राय यानी कि लाला लाजपत राय, और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन स्ट्रगल, इस पुस्तक के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है ए श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन बी श्रीमती सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता, और ऑप्शन डी अरुणा असफ अली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रीमती एनी बेसेंट। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। उसके बाद अगर पूछा जाए कि अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो वो बनी थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। 1925 के कानपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो दोनों ही पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए कि अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, सिर्फ महिला पूछा जाए, तो वो थी एनी बेसेंट। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और अगर पूछा जाए कि वह अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू। 1925 के कानपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? ऑप्शन है ए भारतीय महिलाएं, ऑप्शन बी भारतीय मजदूर वर्ग, ऑप्शन सी भारतीय कृषक वर्ग, और ऑप्शन डी भारतीय दलित वर्ग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय दलित वर्ग। 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था उसका सीधा संबंध था भारतीय दलित वर्ग से। दरअसल ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने 16 अगस्त
1932 को उन्होंने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी थी, यानी कि उन्होंने भारतीय दलित वर्ग के लिए भी अलग से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी थी। उसे नाम दिया गया था कम्युनल अवार्ड। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया था। उसके बाद सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ। महात्मा गांधी की तरफ से पंडित मदन मोहन मालवीय, इन सभी ने हस्ताक्षर किए। पंडित मदन मोहन मालवीय, राजगोपालाचारी, इन सभी ने हस्ताक्षर किए। और दलित वर्ग की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके बीच में पूना पैक्ट हुआ, पूना समझौता हुआ, जिसके तहत दलित वर्ग के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडलों में स्थान आरक्षित किए गए थे। वहीं से आरक्षण की अवधारणा की शुरुआत होती है। और ध्यान रखिएगा, पूना पैक्ट पर महात्मा गांधी के हस्ताक्षर नहीं है। महात्मा गांधी ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, बल्कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ, यानी कि भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए। यह किसने कहा था? ऑप्शन है ए सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन बी सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी सर लॉर्ड वेबेल, और ऑप्शन डी ए वी अलेक्जेंडर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये कथन थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के। इन्होंने कहा था कि भारत में क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए। ये स्टेफोर्ड क्रिप्स ने कहा था। और ध्यान रखिएगा, 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स उसके नेतृत्व करता थे। 1942 का क्रिप्स मिशन इन्हीं के नेतृत्व में भेजा गया था। और 1940 में जो कैबिनेट मिशन आया था, ये उसके भी सदस्य थे। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। ऑप्शन है ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी नमक आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, और ऑप्शन डी नील आंदोलन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। 1920 में जो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, वो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन को 1922 में 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी थी, जिसके कारण कई पुलिसकर्मी इसमें जिंदा जल गए थे। जब वहां हिंसा भड़क उठी थी तो महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, जिसके बाद महात्मा गांधी की काफी आलोचना भी की गई थी, क्योंकि असहयोग आंदोलन को इतनी सफलता मिली थी जितना कि सोचा भी नहीं गया था। ये अपने चरम पर था जब महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी जस्टिस राणा डे, और ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका उद्देश्य था नौजवानों को सार्वजनिक कार्यों के लिए प्रशिक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सत्य शोधक समाज का संस्थापक था? ऑप्शन है ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी नारायण गुरु, और ऑप्शन डी रामास्वामी नायकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? ऑप्शन है ए सत्य, ऑप्शन बी अहिंसा, ऑप्शन सी अस्पृश्यता, और ऑप्शन डी भारी औद्योगिकरण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी भारी औद्योगिकरण, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेहरू जी इसके पक्ष में थे, लेकिन गांधी जी इसके पक्ष में नहीं थे। भारी औद्योगिकरण मुद्दे पर नेहरू जी और महात्मा गांधी के बीच में विभेद था। नेहरू जी औद्योगिकरण चाहते थे, जबकि गांधी जी कुटीर उद्योगों का समर्थन करते थे। नेहरू जी चाहते थे कि भारी औद्योगिकरण हो, भारी मशीनें लगाई जाएं, लेकिन गांधी जी चाहते थे कि कुटीर उद्योगों का उत्थान हो। तो भारी औद्योगिकरण यानी कि हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ऐसा पक्ष था जिस पर नेहरू जी इसके पक्षधर थे, लेकिन गांधी जी उसके पक्षधर नहीं थे। इन दोनों में इसमें मतभेद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन है ए मद्रास में, ऑप्शन बी बम्बई में, ऑप्शन सी अलीगढ़ में और ऑप्शन डी कलकत्ता में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता में। 1781 को वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा अरबी और फारसी की अध्ययन के लिए, अरबी और फारसी भाषा के अध्ययन के लिए कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना की गई थी, कलकत्ता मदरसा। तो भारत में अंग्रेजों के द्वारा प्रथम मदरसा स्थापित किया गया था कलकत्ता में 1781 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन और कारण दिया गया है, पुट की सहायता से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कथन है हमारा, उपनिषदों के प्रति नेहरू की श्रद्धा नहीं थी। कथन हमारा गलत है, नेहरू की श्रद्धा उपनिषदों के प्रति थी। उपनिषदों के प्रति नेहरू की श्रद्धा नहीं थी, ये कथन गलत है, क्योंकि उपनिषदों के प्रति नेहरू का जो दृष्टिकोण था वो श्रद्धापूर्ण था। तो कथन हमारा गलत है। कारण है हमारा, उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी, कारण हमारा सही है। नेहरू की दृष्टि वैज्ञानिक थी, लेकिन उपनिषदों के प्रति उनकी जो दृष्टि थी वो श्रद्धापूर्ण थी। ऐसा नहीं है कि उपनिषदों के प्रति नेहरू की श्रद्धा नहीं थी। तो कथन हमारा गलत है और कारण हमारा सही है। हमारा सही आंसर होगा ए गलत है किंतु आर सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए अपना रिवाइज कीजिए, अपने क्वेश्चन लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।